Hello students, this is video number 19 of geometrical optics. And in this video we are going to study two topics. One is very small topic and other one is a very important topic, total internal reflection. First we will start with the lateral shift. And what do you mean by lateral shift? We will see this. देखो यहाँ पे ये एक मैंने ग्लास स्लैब ली है, ये रे इसके ऊपर इंसिडेंस हुई, नॉर्मल angle of incidence when it is entering from rarer to denser medium as it is a slab. Then the refracted ray will be towards the normal, angle R. ठीक है, बाद में बनाते हैं एंगल R. फिर से ये कहाँ निकल रहा है बाहर, ये, और ये एंगल आई ही होता है. आप याद रखना प्लीज, ये एंगल आई ही होता है. ठीक है, ये एंगल आई ही होगा. जब ये रे बाहर निकलेगी तो ये एंगल आई ही होगा. ठीक है, इसमें ये देखने वाली बात थी. ये मैंने अभी आपको बता दिया. इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड भी करूंगा. इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके, येलो लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ. मेरे को आगे काम आएगा, इसलिए मुझे मालूम है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस की है, इसलिए आपको भी होगी, इसलिए. ठीक है, ये आ गया आर, एंगल आर आ गया. आपको एंगल आर तो पता चल गया. अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ. इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे की तरफ. विच लाइन? दिस लाइन. आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन. ये कर दी. ठीक है, ये हो गया आपका लेटरल शिफ्ट कि भाई यहां से आपकी लाइन अंदर गई थी, इंसिडेंस बाहर वो इसी लाइन में आनी थी जो मैंने अभी अभी ग्रीन लाइन बनाई, लेकिन हो गया ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच का, वी कॉल इट लेटरल शिफ्ट. वी कॉल इट लेटरल शिफ्ट. इसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं. इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं. अब कैसे इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, इसको चलाएंगे कैसे आगे, आप जरा समझना प्लीज. एक सबसे पहला काम मैं करूंगा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इधर से इधर. परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही एंगल 90 हो गया और एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे नजर आ, दो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे नजर आ रही है. इन दोनों को यूज करना है, बस ये याद रखना. कौन कौन सी? पहली ये आप बाद में नाम दे देना इसको. इसमें मुझे ये मालूम है क्योंकि ये थिकनेस मुझे गिवन है कि भाई ये जो मैं ग्लास स्लैब यूज कर रहा हूं इसकी थिकनेस जो है दैट इज टी. ठीक है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है. कैलकुलेशन करते टाइम दिस इज टी सेक आर. आप देखो टी सेक आर कैसे आया, अच्छे से देखो, मैं बताता हूं आपको. दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस आर. कॉस आर. फिर मैं लिखूंगा क्या? फिर मैं लिखूंगा एच इज इक्वल, एच क्या है आपका? एच आपको कैलकुलेट करना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया? एच इज इक्वल टू हो गया बेस इज टी अपॉन कॉस आर. तो टी अपॉन कॉस आर को क्या आप लिख नहीं सकते थे जो मैंने अभी लिखा? बस ये कैलकुलेशन की है, पहली ये कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है. बस ये हो गया, एक चीज तो पता चल गई, छोड़ दो उसको. अब कोई ज़रूरत नहीं इस कैलकुलेशन की मुझे. अब इसके बाद फिर मैं ये दूसरी ट्राइंगल उठाऊंगा जिसमें यही आपकी लेटरल शिफ्ट है. देखो यही बराबर है ना ये दोनों. ये आपकी रेड कलर की ये जो मैंने बनाया है, दिस इज अ लेटरल शिफ्ट. इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए ये कितना है. ये वाला एंगल होगा एंगल आई. ये एंगल होगा आई माइनस आर. आप देखो ये वाला एंगल आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी एंगल आई. तो उसमें से ये एंगल निकाल दिया तो ये कितना हो गया? एंगल आर. तो ये कितना बच गया? आई माइनस आर. इसी बेसिस पे मैंने लिख दिया, आपको समझ भी आ गया कि ये जो हाइपोटेन्यूज था हमारा, ये वाला ब्लू लाइन वाला, उसकी टर्म्स में अब आंसर लिखूंगा और यही आपकी लेटरल शिफ्ट होगी. लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू, इट बिकम्स टी सेक आर, जो उसकी वैल्यू है, जो आपको पता है, वो जो उसका हाइपोटेन्यूज है, कॉमन साइड है ना दोनों ट्राइंगल्स के बीच में. तो टी सेक आर साइन, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा साइन होती है, साइन इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो टी सेक आर इज द हाइपोटेन्यूज, साइन आई माइनस आर. ये आपका इसकी कैलकुलेशन है. फॉर्मूला आपको याद हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो छोटे छोटे.
ये लो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। फॉर्मूला आपने देखा हुआ, ये थिकनेस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। यहां से आप लेटरल शिफ्ट निकालोगे तो मैं आपको बताऊं आपको क्या चाहिए, एंगल आर चाहिए। मैं लिखूंगा सबसे पहले आई साइन 60 डिग्री 1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहां से मुझे साइन आर मिल जाएगा, कितना कितना होता है साइन 60 √3/2, तो आर इक्वल टू हो गया आपका 30 डिग्री। आर आपका 30 डिग्री जैसे ही निकला तो मुझे मालूम है फॉर्मूला लेटरल शिफ्ट का जो मैं यूज करूंगा अभी, 10 सेक आर, 10 सेक आर, कॉस 30 होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3, तो 2/√3 हो गया सेक आर। ये सेक आर की वैल्यू लिखी है। आई माइनस आर 30 हो गया, आई माइनस आर, आई है 60 आर है 30, तो साइन माइनस आर, तो साइन 30 होता है 1/2। क्वेश्चन खत्म। 10/√3 का सेंटीमीटर आंसर आ गया, 10√3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये लेटरल शिफ्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने करना था। अब जरा फोकस करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका क्वेश्चन तो दोनों जगह आए, मतलब कॉम्पिटिटिव का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सर्टनटी के साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में आने के इसके काफ़ी चांसेस रहते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान देना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इस तरह से अंडरस्टैंड करना कि एक पहले मैं सरफेस ले रहा हूं, यहां पे आपका म्यू जो है दैट इज, दिस इज अ डेंसर मीडियम, आई शुड से दिस इज अ डेंसर मीडियम, ऑब्वियसली दिस इज अ रेयरर मीडियम। अब क्या हो रहा है कि यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स है, और यहां से आपकी रेज ऑफ लाइट जाती हैं, गई, रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो एंगल बड़ा बनाएगी, रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो एंगल बड़ा बनाएगी। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता लगाने के लिए, लग गया पता। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा बिकॉज इट इज अ रेयरर मीडियम। म्यू छोटा, याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा तो एंगल बड़ा, ऐसे याद रख लो, या अवे फ्रॉम नॉर्मल याद रख लो, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। तो दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आर। ठीक है, समझ आ गई हमें बात, रिफ्रैक्शन हुई, नॉर्मल बात है, पहले से पढ़ रहे थे ये तो। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे देखा, यहां इसके आगे थोड़ा, इसके थोड़ा आगे, यहां देखा। आप क्या आप देख पा रहे हो कि यहां पे जब लाइट गिरेगी, लाइट तो सोर्सेज बहुत ज्यादा गिरेगी, ये तो हम कुछ रेज को स्टडी करते हैं, एक्चुअली तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज गिर रही हैं, आर कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो जब ये आएगी तो एंगल आई बड़ा बना या पहले वाले से बड़ा है कि छोटा है, पहले वाले से बड़ा है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया, इधर से इसके कंपैरिजन में अब ये बड़ा है। अब बड़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा होगा, ये लो भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा हो गया, एंगल आई बड़ा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा हो गया। बिल्कुल समझ आ गया हमें। फिर हमने क्या किया, हमने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस की, व्हाट इज दैट, कि जब ये रे ऐसे इस तरह से गिरी सरफेस के ऊपर, कि आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे थी ना, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो ऐसे निकल गई सीधा, पैरेलल टू द सरफेस, अलोंग द सरफेस आई शुड से। कैसे? अलोंग द सरफेस, ये वाली बिल्कुल ऐसे। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को
and this is possible only in case of when the light is traveling from denser to rarer medium. It is not possible when the light is traveling from rarer to denser medium, क्योंकि डेंसर मीडियम में तो एंगल कम होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? वेरी क्लोज टू 90, 89.99. रेयरर मीडियम में जाके तो 90 वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? रेयरर से जब डेंसर जाएगा तो 90, अगर मान लो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो तो डेंसर मीडियम में जाके तो वो उससे भी कम हो जाएगा. तो 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल पॉसिबल कहां पे है? इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. ये आपको समझना पड़ेगा. और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल या सिंपली क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. आपने इस बात को समझना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस क्रिटिकल एंगल की हम डेरिवेशन भी करेंगे, अभी यहां कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. TIR का ही पार्ट है ये क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल की अगर हम डेरिवेशन करने लगे तो स्नेल्स लॉ लगाने लगाऊं मैं, आप ध्यान देना. स्नेल्स लॉ लगाने लगाऊं. म्यू किसका? डेंसर मीडियम का. रेयरर मीडियम हम 1 मान लेते हैं. 1 मतलब एयर मान लेते हैं. नहीं होगी एयर होगी तो मैं तब भी उसके साथ भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि उधर क्या करेंगे. एयर है. म्यू इसका डेंसर मीडियम का क्या है? म्यू. तो म्यू इंटू साइन IC इज इक्वल टू 1 इंटू क्या? 1 इंटू साइन 1 इंटू साइन आर. आर कितना है? 90. जब IC की बात कर रहे हो, फॉर IC एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 90 डिग्री. तो ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो गई. साइन IC इज इक्वल टू बन गया 1 अपॉन म्यू. साइन IC इज इक्वल टू बन गया 1 अपॉन म्यू. और यहां से मैंने याद रखा कि IC इज इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू. साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू. लेकिन ये फॉर्मूला कब के लिए है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, जब रेयरर मीडियम इज एयर. ये बात आपने याद रखनी है, इतनी सी. ठीक है. एक छोटी सी बात और, अगर यहां लिख रहा हूं साइड पे, अगर एयर ना हो रेयरर मीडियम तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. साइन इनवर्स 1 की जगह, यहां पे 1 दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, 1 की जगह क्या लिख दो? साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी. म्यू आर अपॉन म्यू डी. समझ आ गया? बस म्यू डी की मतलब डेंसर मीडियम का म्यू, म्यू आर मतलब रेयरर मीडियम का म्यू. खत्म. और जिनको थोड़ा सा मैथ्स की नॉलेज है उनको बता देता हूं कि साइन इनवर्स कभी भी 1 से ऊपर हो नहीं सकता, इसलिए ऊपर तो छोटा म्यू ही आएगा. अगर कभी भूल जाए, कई बार होता है ऐसे फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, तो ये भूल जाए कि भाई म्यू डी ऊपर था कि म्यू आर ऊपर था, यार ये छोटी सी बात नहीं समझ आ रही, तो मैथमेटिक्स याद कर लो. मैथमेटिक्स कहता है कि साइन इनवर्स कभी भी 1 से ऊपर हो नहीं सकता, इसलिए म्यू आर हैज टू बी लेस देन, सॉरी, न्यूमरेटर हैज टू बी लेस देन द डिनोमिनेटर, इसलिए ऊपर आएगा ही क्या? म्यू आर. छोटी सी बातें याद रखोगे तो काम आ जाती हैं. ठीक है, इतनी सी बात आप याद रख लो. अब देखो, अब हमारे एक तो IC मैंने डिराइव कर लिया, आपको सब बता दिया. ठीक है, एक तो इसके अंदर ये चीज आ गई. अब दिमाग में हमारे आना चाहिए, अगर एंगल IC भी से भी बड़ा हो जाए, तो अगर एंगल IC से भी बड़ा हो जाए, होगा ही. यहां पे एक केस और आएगा, देखो मैं बना रहा हूं. ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये तो IC से भी बड़ा है, ये तो IC से भी बड़ा है. अगर ये IC से भी बड़ा है तो अब क्या होगा? यहां पे एंगल IT लिख दो आप. ठीक है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूं, और IT को लिख दो ग्रेटर देन IC. तो क्या होगा? तो पता क्या होगा? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी. मतलब ये लाइट पूरी की पूरी प्लेन मिरर की तरह सरफेस बन जाएगा. I इक्वल टू R हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगी, और ये आपका अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. और ये कैसा एक्ट करेगा? ये कैसे एक्ट करेगा? जैसे ये सरफेस प्लेन मिरर बन गया. जैसे ये सरफेस प्लेन मिरर बन गया. इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं. ये आपने TIR क्लास
नाइन्थ या 10th में भी पढ़ा रहता है, जब आप लोग पढ़ते हो कि मिराज कैसे फॉर्म होते हैं। आप हाईवे पे जा रहे हो गाड़ी पे, बड़ी सीधी सीधी रोड अगर आपको दिखाई देना, बड़ी दूर आपको दिखाई देता है हॉट सनी डे पे क्या दिखाई देता है कि वहां पे पानी पड़ा हुआ है नीचे रोड के ऊपर, होता नहीं है। जैसे ही पास पहुंचते हो वो पानी गायब हो जाता है, वो पानी गायब हो जाता है। आपको लगता है दूर से कि वो ऐसे शाइनिंग सरफेस नजर आते हैं। ये सब इसकी वजह से है, वो आपको रिफ्लेक्शन होती हुई नजर आती है। रिफ्लेक्शन क्या नजर आती है? रिफ्लेक्शन। ये बात जरा समझना, इसको और डिटेल में बात करते हैं, पहले इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर लो। अब मैं एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में बात करने लगा हूं। आओ देखें जरा एंगल ऑफ डिविएशन। वही स्टोरी, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, वही जो सेम कहानी। ये भाई रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, हमें मालूम है बड़े अच्छे से। फिर क्या होता है इसका क्या होता है? ये जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो रेयरर मीडियम में एंटर करती है, तो एंगल बड़ा हो जाता है। देखो देखो, समझना इस बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं आपको चीजें। देखो, तो ये एंगल आपका आई था, ये एंगल आपका आर था। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई यहां पे डिविएशन क्या है, डिविएशन मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधा निकल जानी थी लाइन। तो ये एंगल जितने से ये डिविएट हुई लाइन, रिफ्रैक्टेड लाइन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, डेल। एंड इन नॉर्मल सिचुएशंस जहां रिफ्रैक्शन होती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन कई बार डेंसर टू रेयरर के मीडियम में, फिर वो क्या बन जानी है आगे जाके, जब मैं आगे और डायग्राम्स बनाऊंगा इसके, तो वो क्या बन जानी है? वो बन जानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब क्या होता है, थोड़ी स्टोरी चेंज होती है, उसके बारे में ही आपसे बात करने वाला हूं। यहां पे आएगा आर माइनस आई। कितना आएगा? आर माइनस आई। आप देख रहे हो, दिस इज द केस। ये समझना है आपने इस बात को, ठीक है? ये बना दिए डायग्राम, आप और बनाओ। एक और रे बनाई, ठीक है? इस बार बनाई। इस बार मान लो कि आपका जो ये एंगल है, ये आईसी है। क्या है? आईसी है। अगर आईसी है तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है, ये हो गया आपका कौन, ये कौन हो गया, आ गया रिफ्लेक्टेड एंगल कितना, एंगल आर कितना हो गया? 90 डिग्री। इस केस में डेल कितना हो गया? करो करो करो, अच्छे से करो, समझ के करो, खींचो इसको आगे। ऐसा ये एंगल कितना आया? ये एंगल 90 माइनस, वही आर माइनस, लेकिन आर ही 90 है ना, तो यहां पे एग्जैक्ट कितना आया? π/2 माइनस आई सी लिख दो। आई की जगह आई सी लिख दो, आई भी लिख दो, चलेगा, फाइन। ये बात भी हमें समझ आ गई, ये बातें भी हमें समझ आ रही हैं। डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम जरूर लिख के रखो, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, तभी पॉसिबल है ये सारी स्टोरी, ठीक है? यहां तक भी अभी कोई चेंज नहीं हुआ, आर माइनस आई आंसर आ रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आई सी एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब स्टोरी आएगी, जिसको मैं रेड कलर से पीछे भी बनाया था, अभी भी बनाऊंगा, ये अब क्या हुआ, एकदम स्टोरी चेंज हो जाती है। जस्ट मैंने एंगल आईसी बढ़ा दिया, आईसी मान लो पहले था 45 डिग्री, अब मैंने आईसी को कर दिया कितना? 45.000001, ठीक है? तो क्या हुआ, एकदम ये डिविएट कर जाती है, ये आई और आर बराबर हो जाते हैं, आई और आर बराबर हो जाते हैं। मैंने तभी आई आई लिख दिया दोनों जगह, ठीक है? अब आपका, आओ काउंट करें जरा, क्या है ये आ गई आपकी, ये आ गया आपका डेल, ये आ गया आपका डेल। और डेल किसके बराबर आया यहां? इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका नाम ही रख देते हैं डेल टी। कितना आया बताओ? पाई माइनस आई आया। आप चेक करो, ये पाई है पूरा, इधर से लेके इधर तक पाई है ना, अरे नहीं, इधर से लेके इधर तक पाई है, ठीक है? इधर से लेके इधर तक पाई है, तो पाई माइनस 2 आई, अरे पाई माइनस 2 आई, ठीक है? पाई माइनस 2 आई, ये हमने समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, ठीक है? तो ये आ गया पाई माइनस 2 आई और वो आ गया ये,
अब मैंने एक्चुअली बनाना है इसका ग्राफ, पहले तो इसको लिख लेते हैं। अब जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपने इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, प्लीज इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। कुछ बातें इसमें याद रख लो, थोड़े मैं बताऊंगा आपको क्या शेप, आप इसकी याद रख लो। एंगल आई और डेल का ग्राफ बना रहे हैं, डिविएशन का। ठीक है, वो पता कैसा ग्राफ है, स्टार्टिंग में पैराबोलिक लगता है नहीं, स्टार्टिंग में पैराबोलिक लगता है नहीं, इतना, ऐसा याद रख लो, शक्ल ऐसी क्यों आई ये नहीं, ये आप याद रख लो, ठीक है। और मैं कुछ चीजें लिखता हूं यहां, इसकी ये जो ये वैल्यू है ये कितनी है, अभी हमने निकाली, किसके लिए, ये मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट पता कौन सा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन के लिए, नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लिए ये आईसी पे कितनी वैल्यू आती है, π/2 माइनस आईसी, अभी मैंने आपको बताया पीछे डायग्राम पे, ठीक है जी, हो गया। अब जैसे ही हम आईसी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, तो क्या होता है, हमें एक चीज नोट की हमने कि हमारा रिलेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, हमारा सारा रिलेशन एकदम रिफ्लेक्शन हो जाती है ना, रिफ्रैक्शन बचती ही नहीं है, एंगल बड़ा छोटा सा आ रहा था पहले, अब एकदम एंगल बड़ा हो जाएगा। अब देखो क्या, ये देखो इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ आता है ऐसा, ये इधर π/2 लिखो जरूरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब π/2 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी π/2 होगा, ठीक है। ये वाला कौन सा है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन, ये है TIR, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके लिए, और ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन के लिए, आप चाहे पूरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अब यहां पे वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू कौन सी है, आईसी पे ही है, ये पता क्या है, ये है 45 डिग्री, ये पता क्या है 45.00000000000001, थोड़ा 45 से ज्यादा, जो ग्राफिकली 45 ही दिखाया जाता है, लेकिन यहां पे 45 मतलब एक ऐसा बाउंड्री एंगल है जहां पे रिफ्रैक्शन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है, मतलब 45 से थोड़ा कम, यानी कि 44.9999999999 पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन, और 45.00000001 पे क्या होती है, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसीलिए इस पॉइंट पे ये टूटा हुआ ग्राफ नजर आता है कि भाई ये इसी पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन भी है, जब आपके जो ये एंगल है वो कितना मिलता है आपको, यहां पे डेल कितना मिलता है आपको, R-I, वो मैं अभी बताया आपको पीछे, लेकिन यहां पे आके आपको R और I बराबर मिलते हैं, इसलिए कितना मिलता है, π-2i, π-2i, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर्टिकुलर के लिए I कितना है, IC के बराबर। और एक चीज यहां नोट करने वाली क्या है, इसका एग्जैक्ट डबल है ये, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये और ये इक्वल है, ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो इस ग्राफ को, इसको अंडरस्टैंड करो, मैं एक दो क्वेश्चन इस पे कराऊंगा जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 60 डिग्री गिवन है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम विद स्पेसिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, आपको बोला गया कि डिविएशन एंगल फाइंड करो। पहली बात तो आपको यह पता चलनी चाहिए कि डेंसर से रेयरर एक स्पेशल केस है जहां पे TIR भी होता है, जहां पे एंगल डेल जो है वो ड्रामे भी करता है, पहली बात समझना, ड्रामे करता है, यस, एकदम चेंज हो जाता है IC के बाद। तो इसलिए ऐसी केसेस में आपका ये स्ट्राइक करना कि एग्जैक्टली डेल जब आपको डेल निकालना है ना, तो डेल निकालते टाइम मुझे क्रिटिकल एंगल का पता होना बड़ा जरूरी है, ये पता चले कि भले ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहला काम किया, हमने IC एंगल निकाल लिया, IC एंगल इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ क्या, रेयरर टू डेंसर, इक्वल टू 37 डिग्री, मालूम होना चाहिए, ये सब नहीं मालूम तो हम ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है। तो 37 डिग्री, तो 37 डिग्री जब IC पता चल गया, इसका मतलब हुआ कि 60 डिग्री पे तो TIR हो रहा है यार, तो TI हो रहा है, तो फिर तो कहानी बड़ी आसान हो गई, ये लो भाई 37 डिग्री पे TIR, तो TIR हो रहा है, तो ये लो भाई
ये तो TIR हो गया, ये लो, सब कुछ दिख गया, करना ही कुछ नहीं है। एंगल ऑफ डिविएशन निकालना बहुत आसान हो गया। सिर्फ क्वेश्चन यहां झोल ये था इस क्वेश्चन के अंदर कि डिविएशन एंगल निकालना था, तो आपको ये इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसको जब एक्सटेंड किया, ये एंगल निकालने की कोशिश की, आपको मालूम है पाई माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री आंसर आएगा, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आप बोलोगे सर गलती क्या हो सकती है? गलती ये हो, अगर अगर 60 से छोटा होता 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री होगा तो फिर आपको एंगल आर निकालना पड़ेगा, और आर माइनस आई होता है आपका डेल। और आर कैसे निकालोगे? स्नेल्स लॉ से। अगर किसी ने डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा लिया आर पता लगाने के लिए, तो क्या होगा वो भी करता हूं मैं। ये था इसका प्रॉपर मेथड। लेकिन अगर कोई सोचे तो उसको तो वो तो स्नेल लॉ लगाने का सोच सकता है। तो जो स्नेल्स लॉ लगाने का सोच सकता है वो क्या कर देगा? गलती से ये गलती कर रहा है, वो क्या करेगा? लिखेगा 5 साइन आई इज इक्वल टू 3 साइन आर। साइन आई दिया हुआ है 5/√3/2 हो गया ये, इक्वल टू 3 इंटू साइन आई साइन आर। तो साइन आर इक्वल टू क्या बन गया? साइन आर इक्वल टू बन गया 5/2√3। 5/2√3, ठीक है, क्योंकि ये कटता है ना जब, ये तो ये इसको √3 बना देगा, ठीक है। तो यहां से ये आ गया, तो 5/√3। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये गलत निकला। देखो मैथमेटिक्स कैसे, ये गलत है। ये साइन आर कभी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ये 1 से बड़ा है, कैसे? आओ देखें। और ऐसा होगा, और जैसे ही आपको ये दिखे, कुछ तो दिखना चाहिए ना। मान लो आपने गलती से ये सब कैलकुलेशन कर दी, करने का तरीका वही था जो मैंने पहले किया, लेकिन मान लो आपने ये गलती से कैलकुलेशन कर दी, आपने आर निकालने की कोशिश कर ली, तो ये आपका आर निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल। 5/2√3 जो है, दिस इज, इसको आप कैलकुलेट करके देखो कॉमन सेंस से कि √3 की वैल्यू 1.73 होती है। चलो 1.75 मान लो, 2 मान लो, चलो ज्यादा मान ली, तो डिनोमिनेटर क्या है? 4 से कम ही है, लेकिन मैंने चलो 4 माना, तो 5/4 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये है ही गलत। ये कैलकुलेशन जो हो रही है ये है ही गलत। इसका मतलब कि हमें पता चल जाना चाहिए एग्जाम में कि भाई हम गलती कर रहे हैं, इसलिए ये तो क्रिटिकल एंगल का केस है। तो फिर तो सीधा सीधा वो निकाल लो, फिर आपको पता चल गया। TIR आपको इधर से भी पता चल गई, क्योंकि साइन आर की वैल्यू ज्यादा आ रही है 1 से, तो TIR पक्का है। तो फिर आप TIR में घुस जाओ, फिर आपने याद करो ग्राफ को कि भाई मैं स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन में हूं, मैं उस पोर्शन में नहीं हूं, मैं नॉर्मल रिएक्शन वाले पोर्शन में नहीं हूं, मैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में हूं। तो इसलिए वो याद करो, तो उधर से आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। उल्टा है, इस बार आपको डिविएशन एंगल दिया हुआ है और आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा होगा जिससे आपको डिविएशन एंगल कितना मिले। 15 डिग्री, ठीक है। तो जरा समझते हैं, हमें मालूम है अच्छे से एक चीज़ को, ठीक है। हम जरा कैलकुलेशन करते हैं, मैं बताता हूँ आपको अभी क्या है, ठीक है। नॉर्मल रिफ्लेक्शन, दोनों केसेस अपने दिमाग में रखो। डेंसर टू रेयरर है, दिस इज डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई पंगा है। पंगे का ध्यान रखना, डिविएशन एंगल यहां पे ड्रामे करता है, मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसलिए इसका बड़ा खास ध्यान रखना है। 2 आंसर हैं, हमें मालूम है 2 आंसर हैं, एक तो R माइनस आई एंगल ऑफ डिविएशन का, और दूसरा आंसर है क्या? पाई माइनस 2i। तो आप दोनों में से ये लगाऊं या ये लगाऊं, वो कौन डिसाइड करेगा? वो तो डिसाइड करेगा कौन? वो तो डिसाइड करेगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। वो तो डिसाइड करेगा क्रिटिकल एंगल हमें मालूम नहीं है, निकाल सकते हैं। तो हम दोनों केसेस इसके लेके चलेंगे, ग्रेटर देन मतलब आई लेस देन क्रिटिकल एंगल के लिए भी और आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के लिए भी, दोनों के लिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने वाला। ये मैंने नॉर्मल रिफ्लेक्शन वाला स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ लगाते ही आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको आर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 45 नहीं लेना है आपको, आई लो इसको, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसको आप ना साइन आई लेना है, IC थोड़ा ना लेना है, IC नहीं लेना है मैंने, उसके लिए तो R45 आएगा सीधा सीधा। हमने लेना है साइन आई निकालना है ना, ठीक है। ये हमें इसका दिमाग में रखना है कि बस IC जो है वो 45 डिग्री है, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, √2 साइन आई नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लिए, √2 साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, ठीक है। अब 2 अननोन आ गए ना यहाँ पे, आर की जगह आपको मालूम है एंगल ऑफ डिविएशन आपको गिवन है 15 डिग्री, उसको कैसे यूज करूं? R माइनस आई इज इक्वल टू डेल होता है,
यानी कि आर इज इक्वल टू आई प्लस डेल हो गया, आई प्लस डेल हो गया। और करें कैलकुलेशन, √2 साइन आई इज इक्वल टू साइन 15 प्लस आई, साइन 15 प्लस आई। इसको थोड़ा ट्रायल एंड एरर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको रैंडम वैल्यूज डालनी पड़ेंगी जिधर से आपकी ये इक्वेशन पूरी परफेक्ट बैठ जाए। तो आई इक्वल टू 45 डिग्री पे आओ देखें, नॉर्मल रिफ्लेक्शन वाला केस, मतलब एग्जैक्ट आईसी आया ये बाई चांस, ठीक है। क्या होगा यहां पे देखो, $45 डिग्री पे भेजोगे तो ये 90 आएगा। नहीं, कहाँ ठीक आया, 45 से नहीं बन रहा। अब आप किससे ट्राई करो, 30 डिग्री से ट्राई करो ज़रा। 30 डिग्री से बनता है, क्या बनेगा 30 डिग्री से, √2 1/2, 30 से ट्राई कर रहा हूँ, साइन 45, 30 डिग्री ले लिया ना आई की वैल्यू। रैंडम ट्राई करके देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, ठीक है। तो ये इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आई कितना लिया मैंने, 30 डिग्री। तो इधर से आपका आई ऐसे ही करना पड़ेगा, कई बार करना पड़ता है थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो 30 डिग्री, आई इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री इससे कम भी आया, ठीक है। 30 डिग्री पे आपको आर कितना मिलेगा, आर आपको 45 डिग्री मिलेगा, दिख रहा है आपको सामने सामने, यहाँ कैलकुलेशन करके देख लो, आर निकल जाएगा आई से। ये है ना 15 प्लस आई, 15 डिग्री का गैप है, तो यहाँ से आई 30 डिग्री पे, आई इक्वल टू 30 डिग्री पे आपको एंगल ऑफ डिविएशन 15 डिग्री मिल जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहते हो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसको, 30 डिग्री मैंने एंगल आई लिया, एंगल आर आपका 45 डिग्री आया, और एंगल ऑफ डिविएशन मैंने यहाँ दिखा दिया, डायग्राम ने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हमारे दिमाग में, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी ऐसा एंगल आ सकता है 15 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन। आओ चेक करें। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तो तब आपका डेल किसके बराबर होता है, तब आपका डेल बराबर होता है पाई माइनस 2i, ठीक है जी। ये 15 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई, पाई माइनस 180 डिग्री हो गया, 180 लिख दो इसको, 180 डिग्री हो गया, 180 माइनस 2i, आई इज इक्वल टू 165/2, 82.5 डिग्री पे। आओ देखें जरा, ऐसा कभी हो सकता है 82.5 डिग्री पे, आओ देखें। अब देखो इसको, 82.5 दोनों ले लिए हमने, ठीक है। आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होनी ही है क्योंकि 45 डिग्री आपका आईसी है, देखो बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है आप 82.5। अब मुझे क्या नजर आ रहा है यहां पे, आओ देखिए जरा डेल कितना आया, आपको दिखेगा डेल, आओ दिखाऊं, खींच दो इसको आगे। ये एंगल कितना आया, कैलकुलेट करो, 15 डिग्री आया। यार ये तो बड़ा चक्कर हो गया, मतलब कि एंगल ऑफ डिविएशन आपको आईसी इक्वल टू 82.5 डिग्री पे भी मिलेगा और 30 डिग्री पे भी मिलेगा, मतलब एक आईसी से नीचे और एक आईसी से ऊपर। क्या ये हर बार होगा, क्वेश्चन ये आता है माइंड में, क्या ये हर बार होगा, लेट्स सी। देखो ये ग्राफ मैंने आपको याद दिला दिया, यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है कि एंगल डेल की एक ही, ये देखो, ये समझने वाली बात है कि मान लो ये एंगल जैसे हमें दिया हुआ था 15 डिग्री, तो 15 डिग्री एंगल पे आपके आई की दो वैल्यूज आएंगी, एक इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले रीजन में और एक आपको नॉर्मल रिफ्लेक्शन वाले रीजन में, दो एंगल्स आएंगे। ये बात समझी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर बार दो आएंगी, नो, इस रीजन में दो नहीं आएंगी। ये कौन सा रीजन है, हर बार दो नहीं आएंगी। अगर आपका डेल, इफ डेल लाइज बिटवीन, दिख रहा है सामने ग्राफ, जिसको याद है उसको दिखेगा सामने, लाइज बिटवीन 0 to, मतलब यहां से यहां 0 to π/2 माइनस आईसी, जैसा हमारा ये वाला केस था। देख लो कितना था आपका आईसी, 45 डिग्री आपने कैलकुलेट किया, तो π/2 माइनस 45 कितना हुआ, 45 डिग्री। तो 0 और 45 के बीच में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर एंगल डेल मुझे 0 से 45 के बीच में दिया होता तो दो वैल्यूज आएंगी। व्हेन एंगल डेल, टू वैल्यूज, सीधा शॉर्टकट में लिख देता हूं, टू वैल्यूज ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइन। एंड इफ डेल लाइज बिटवीन, खुद लिखो, π/2 2, नहीं, π/2 माइनस आईसी
2 पाई माइनस 2 IC, करो जरा क्या हुआ, 45 से 90 हुआ, 0 to 45 दो वैल्यूज आनी थी, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो अभी कर रहे थे। ऐसे हर जगह नहीं, हर जगह जो है वो मैंने जनरलाइज करके ये लिख रहा हूं। तो वन वैल्यू यहां पे 15 डिग्री वैल्यू थी जो जिसके लिए 2 वैल्यूज आई, 45 से कम थी इसलिए 2 वैल्यूज आई। अगर मैं वैल्यू ले लेता भाई 60 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन चाहिए, हर जगह नहीं बोल रहा हूं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि हर जगह म्यू की वैल्यू सेम ना देगा आपको। तो अगर 60 डिग्री आई तो 60 डिग्री आई तो 60 डिग्री जो है वो किस रीजन में लाई कर रहा है, इस रीजन में, तो इस रीजन में लाई करेगा तो वन वैल्यू, ये समझना। थैंक यू वेरी मच।